आईएमएफ से डील सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट में 2231 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है, जबकि 100 इंडेक्स 47,683 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुइशत खाकान नजीब साहब। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह हमने देखा कि आईएमएफ डील के बाद कारोबारी तबका जो है उसका एतमाद बहाल हो रहा है और पॉइंट्स में इजाफा देखने में आ रहा है। जी देखिए, मैंने तो हमेशा कहा कि पाकिस्तान को आईएमएफ से राह फरार नहीं है और आईएमएफ ही वो डॉक्टर है आईसीयू का जो आपको थोड़ी सी तसल्ली दे सकता है कि जो मुश्किलात पाकिस्तान को एक्सटर्नल फ्रंट पे हैं वो फॉर द 9 मंथ्स अगर हम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो वो दूर हो जाएंगी। ना सिर्फ लोकल बल्कि जो इंटरनेशनल पाकिस्तान का बॉन्ड है वो भी बेहतर है और डोमेस्टिकली सारी मार्केट्स जो आई थिंक दे आर गोइंग टू रिएक्ट पॉजिटिवली। पीएसएक्स हमें 2 दिन पहले भी जो पाकिस्तान का एमएससी ईटीएफ ट्रेड होता है वहां भी 5% बढ़ा हुआ था, आज कैप पे खुला है। आई थिंक ये हाईएस्ट एवर ओपनिंग कैप है पाकिस्तान की जो हिट हुई है। सो जिस मुश्किल में और जिस आप कहेंगे जो कॉन्फिडेंस बिजनेस कम्युनिटी का लोगों का डाउन था वो एटलीस्ट लिफ्ट हो जाएगा जैसे ही ये डॉलर इनफ्लो शुरू होंगे। थोड़ी सी सप्लाई साइड बेहतर होगी और जो रोज की एक तनज़ुली सी दिखाई दे रही थी वो दूर हो जाएगी। पाकिस्तान को अब बाकी चीजों पर साथ साथ अगर काम शुरू करना हो तो ये पाकिस्तान की जो इस वक्त एक मोमेंटम सा है उसको बढ़ा सकती है। इससे मेरा मतलब है कि पाकिस्तान को अपना डेट हैंडल करना है, पाकिस्तान के जो एनर्जी के खसारे हैं उनको ठीक करना है, पाकिस्तान को अपनी जो लॉसेस हो रहे हैं एसओई में उनको ठीक करना है। इस पे एटलीस्ट काम शुरू करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि ये 9 महीने में बेहतर हो जाएगा, बट जो बाकी हमने फाइनेंशियल लेने हैं दूसरे जो इसके साथ साथ हैं, फॉर एग्जांपल हमारे $3 अरब फ्रेंडली कंट्री से आने हैं। हमारे इसके अलावा मल्टीलैटरल से कुछ पैसे हैं जो कि रुके हुए थे। मेरा ख्याल है तकरीबन $750 मिलियन वहां से आ सकते हैं। हमारे जिनीवा के प्लेजेस हैं। अब हुकूमत को करंटली जो है उसको भी चाहिए, जो इंटरिम सेटअप है उसको भी चाहिए कि इन पैसों को इंश्योर करें। उससे एक स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स $4 अरब से नीचे चले गए थे उनको तकवीयत मिलेगी। दूसरा जो जरूरी काम करने वाला है वो इसके साथ ये है कि जो आईएमएफ के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट हमने तय किया है इस अरेंजमेंट को इंश्योर करें। अगर इस अरेंजमेंट को इंश्योर नहीं करेंगे कि इसमें जो सारी चीजें हैं वो पूरी हों तो फिर मुश्किलात जो हैं वो दोबारा वापस आ सकती हैं, सेंटिमेंट टूट सकता है। और इसको करने के लिए एक कॉम्पिटेंट टीम जो है वो पुट टुगेदर करें ताकि ये काम किया जा सके। याद रखिए हमने लास्ट प्रोग्राम भी इनकम्प्लीट जो है वो क्लोज किया है। दैट इज नॉट अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान। सो लेट्स ट्राई एंड बिल्ड अ बेटर स्टोरी फॉर पाकिस्तान फ्रॉम हियर। अच्छा खान नजीब साहब, हमारे आम आदमी के लिए, शहरी के लिए, उनके लिए बताएगा कि करेंसी पर इसका क्या असर पड़ेगा और इस मौके से गवर्नमेंट को कैसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए और साथ ही साथ मैक्सिमम फॉरेन रिजर्व बढ़ने हैं। देखिए, एक तो बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो रुपए की कदर है एक चूंकि बहुत ज्यादा आई थिंक डिस्कस होती है। मैं तो इतना वरी इसके बारे में इसलिए नहीं करता कि ये हमने एक रिफॉर्म किया था, मैं टेबल पे मौजूद था जब हमने रिफॉर्म किया था, तो हमने ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान की जो करेंसी है उसको मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पे ले जाएं। जैसे ही डॉलर इनफ्लोज बेहतर होंगे पाकिस्तान में, जो कि अब होंगे, तो सप्लाई ऑफ डॉलर बेहतर होगी, तो हम ये कर पाएंगे कि हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पर पाकिस्तान का जो डॉलर का इस वक्त इनफ्लो है उससे एक थोड़ी सी इन द शॉर्ट रन जो ओवर लोग इंथुजियास्टिक होके डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, आई थिंक वो तब्दील हो जाएगा। तो रुपए की कदर जिस तरह की गिर रही थी, आई थिंक उसको दोनों साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। अच्छा खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताएं कि आईएमएफ से डील सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा है। हारिस ज़मीर, हेड ऑफ बिजनेस डेस्क, भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, आपने खाकान नजीब साहब की बात भी सुनी, आप क्या ऐड करेंगे? मैं थोड़ा सा मनफी होऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये पिछले जितनी भी आपके मेजर्स बताए गए हैं ये पिछले सारे आईएमएफ के प्रोग्राम में था कि एसओयूज को ठीक करना है, एनर्जी डेफिसिट कम करना है, लेकिन हम कम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने 1958 से अब तक तकरीबन 22 आईएमएफ के प्रोग्राम लिए, सिर्फ इसमें से सिर्फ एक ही कंप्लीट किया है। इसका मतलब हम
वो जो मेजर्स ये बताए जाते हैं वो हम कंप्लीट नहीं करते, जब भी हम इतने खसारे में। हमारा $125 बिलियन का कर्ज है, इसमें सिर्फ IMF का $7.5 बिलियन का कर्ज है। इसका मतलब कि हमने दूसरी जगहों से इतने कर्ज ले रखे कि हम डेट ट्रैप में आ चुके हैं। हमें बहुत सारी ओवरऑलिंग की जरूरत है, अदरवाइज हम फिर वही 9 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद वहीं खड़े होंगे कि हम फिर डॉलर को देखेंगे कि वो वापस जो है वो 300 से ऊपर चला गया है और वापस स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो मंदी का रुझान। ये यूफोरिया है जो मार्केट के अंदर हमें नजर आ रहा है कि क्योंकि छुट्टियों से पहले ये डिसीजन हुआ था कि IMF से एग्रीमेंट हो गया, तो उसका इम्पैक्ट है। हमें देखते हैं कि हमें कितने डॉलर मिलते हैं, कितना हम वापस कर सकते हैं, क्योंकि जो फिस्कल स्टार्ट हुआ है जुलाई 1 से, हमें तकरीबन $24 अरब जो है वो देने होंगे और हमारे पास सिर्फ रिजर्व जो है $4 बिलियन का। इसका मतलब हमको इस माली साल में $20 अरब का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो सबका सब लोन ही है। अगर वो खाकान साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन खाकान साहब ये जितने भी हमारे हैं वो सब प्लेजेस हैं, लोन है। ये हमें कोई ग्रांट्स नहीं मिल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कर्जे। हमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट्स के अंदर रेमिटेंसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। वरना आफ्टर 9 मंथ्स या 3 मंथ्स वॉट एवर द टाइम लिमिट, हम वहीं खड़े होंगे जो हम पिछले 8 महीने से यकीनन ये चैलेंजेस होंगे। हारिस अमीर साहब साथ ही रहेगा, माहिर मईशत डॉक्टर आबिद सुलेहरी ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि आपको भी पता है कि पॉइंट्स में इजाफा हुआ है, तो जो दोस्त ममालिक से पैसे आएंगे, तो जितने पैसे आएंगे उतना इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा। तो क्या स्टॉक एक्सचेंज और डॉलर कहाँ तक आप जाता देख रहे हैं? देखिए, इसके लिए आपको कम से कम अगला 1 हफ्ता जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की मूवमेंट उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आज छुट्टियों के बाद पहला दिन है और जाहिर है कि छुट्टियों में IMF की ये जो नए स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसकी डील आई, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट से एक पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट है। अल्लाह करे कि सस्टेन करे। अब हमें थोड़ा सा इसका ट्रेंड देखना होगा। डॉलर की मूवमेंट आप सारा दिन में देखिएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है इंटरबैंक और ओपन मार्केट उसमें बेहतरी आएगी, लेकिन अगेन उसको देखना है कि वो कितना सस्टेन करता है। तो आई वुड से कि इसको 1 हफ्ते का टाइम दें और 1 हफ्ते के बाद आपको पता चलेगा कि फ्राइडे को जब ये मार्केट क्लोज होती है तो कितना इसका देर का इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। अच्छा आबिद सुलेहरी साहब, जिस तरह आपको भी पता है, हम सबको मालूम है कि इंटरिम गवर्नमेंट आने वाली है, तो क्या इंटरिम गवर्नमेंट के बाद भी ये सिलसिला बरकरार रहेगा? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट जो है आइडियली वो एक जो लोग उसमें शामिल होंगे वो बहुत मेजर पॉलिसी चेंज तो नहीं कर रहे होंगे और उस पे जो शराइत हैं स्टैंड बाय एग्रीमेंट पे अमल करने की, वन बिलीव कि उनको कोई मेजर डेविएशन वहाँ पे नहीं होगी, यानी कोई इम्पोर्ट पे पाबंदी नहीं लगा रहे होंगे या वो इंटरबैंक रेट के मनूवर नहीं कर रहे होंगे, कोई और ऐसा काम नहीं कर रहे होंगे जिससे कि IMF के साथ हमारी कमिटमेंट्स जो है वो वायलेट हो रही हों। हाँ, अलबत्ता इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको इसको इन्हीं शराइत पे बिल्कुल उसी तरह से अमल पैरा होना होगा जैसे कि मौजूदा हुकूमत और इंटरिम गवर्नमेंट कर रही होगी। अगर हम ये सारी चीज़ें कर जाते हैं और मार्च तक हम कोई वायलेशन नहीं करते, ये दूसरा प्रोग्राम अगर बन सकता है जो कि पाकिस्तान मुकम्मल कर रहा हो हिस्ट्री में, तो फिर अगला जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी लोन है जो कि अभी पाकिस्तान को मजीद चाहिए 3 साल के लिए, वो हासिल करना काफ़ी आसान हो जाएगा और उसकी शराइत काफ़ी आसान होंगी। अगर ये शॉर्ट टर्म जो प्रोग्राम है इसमें कोई ग्लिचेज आती हैं तो इसके जो माइलस्टोन होंगे वो IMF बड़ा माइन्यूटली और डिटेल में इसको मॉनिटर कर रहा होगा। हमारे पास उसमें को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा कोई एक वायलेशन करके और फिर हम उसको एड्रेस कर सकें, तो फिर अगला लोन प्रोग्राम जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि ये एक ब्रीदिंग स्पेस है, ब्रिज फाइनेंसिंग है, जिसका असल जो मतमा नज़र है वो ये है कि इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत एक नया प्रोग्राम निगोशिएट करे और पाकिस्तान को अगले कम अज़ कम वो 3 साल इलेक्शन के बाद फिस्कल डिसिप्लिन में रखे ताकि हमारी कुछ मुआशी मुश्किलात जो हैं उनका अजाला किया जा सके। बहुत आम चीज़ है जो आपने पॉइंट आउट की कि एक ब्रीदिंग स्पेस है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद सुलेहरी हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले हमारे साथ खाकान नजीब साहब भी मौजूद थे और हमारे साथ हमारे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर भी मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायज़ा लेगी। अफगान महाजरीन के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत में तोसी एजेंडे का हिस्सा है। कौमी सपोर्ट्स की 5 साला पॉलिसी की मंजूरी का इम्कान भी बताया जा रहा है। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा इस इजलास का एजेंडा क्या है? जी देखिए, वफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इसकी सदारत करेंगे। और जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म मरी में हैं तो कुछ ही देर में वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जिसके बाद उनकी मसरूफियाँ शुरू हो जाएंगी। और दोपहर में वफाकी काबीना का इजलास है जिसमें मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। और इसी के साथ साथ 9 नुकाती एजेंडा है जिस पर वफाकी काबीना गौर करेगी और उसकी मंजूरियाँ देगी। और इससे 9 नुकाती एजेंडे में आपको बताते चलें कि जो एजेंडा आइटम्स हैं उसमें शामिल है, जिसमें अफ़गान महाजरीन का प्रूफ ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान में जो है उसमें तौसील के हवाले से जो सैफरॉन मिनिस्ट्री की जानिब से एजेंडा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इसी माह की जो है आखिर में ये मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, जिसमें तौसी की मंजूरी आज ली जाएगी। और इसी तरह से आलमी इदारा खुराक के लिए जो कराची बंदरगाह पर आलात मंगवाए गए हैं उनकी मुंतकली के हवाले से NOC पर गौर किया जाएगा। इसी तरह से नेशनल कमीशन ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस में तरामीम के हवाले से गौर किया जाएगा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डिनेंस 2002 है उसमें तरामीम के हवाले से उस पर वफाकी काबीना फैसला करेगी। और इसी के साथ साथ कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो आइंदा 5 साल के लिए 2022 था 2027 की मंजूरी का आज इम्कान है। इसी तरह से इस्लामाबाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी आज वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा और ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से होगा, जिसकी मंजूरी का आज इम्कान है। और प्राइवेट सिक्योरिटी रेगुलेटरी बिल जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से 2023 पर गौर किया जाएगा और इसकी भी मंजूरी का इम्कान है। इसी तरह से पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक जो कानून साजी होनी है उसकी मंजूरी भी आज वफाकी काबीना से ली जाएगी। तो इस हवाले से 9 नुकाती एजेंडा है जिस पर गौर किया जाएगा और मजमूई तौर पर मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 9 नुकाती एजेंडा है जिस पर गौर किया जाएगा। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास जद्दा में हुआ। अलामी में कुरान पाक की बेहुरमती को घिनौना जुर्म करार दिया गया। मज़ीद कहा गया कि वाक़े में पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ पहुंची है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ हर तरफ गम और गुस्से की लहर है। OIC का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें कहा गया कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका लाया अमल की जरूरत है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का तकाजा है कि ऐसे वाक़यात से बचा जाए। हंगामी में कहा गया कि तंजीम कुरान पाक और इस्लामी इक़दार पर हमलों और तौहीन की शदीद मजम्मत करती है। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत तमाम रियासतें नस्ल, जिन्स और जुबान की इस बात की पाबंद हैं कि मजहब और इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए। OIC का कहना था कि ऐसी संगीन कार्रवाइयाँ लोगों के दरमियान बाहमी एहतराम और बाहमी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाती हैं। हुकूमतें दोबारा ऐसे वाक़यात रूनमा होने से रोकने के लिए मौसर इक़दाम। इजलास में कुरान करीम की बेहुरमती के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि इजलास में इन मज़मूम कार्रवाइयों के रद्द-ए-अमल में मुनासिब इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में पाकिस्तान, उर्दन, इंडोनेशिया, मलाइशिया, आज़रबाईजान, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन समेत रुकन ममालिक की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान भी शरीक थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं हेल्थ कार्ड बंद नहीं हो रहा, बस कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रात गए लाहौर में ज़ेरे तामीर अकबर चौक फ्लाईओवर के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल कर लेंगे। कलमा चौक अंडरपास में पानी जमा होने की रिपोर्ट आज मिलेगी। जो भी जिम्मेदार साबित हुआ इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज बहुत प्रोपेगेंडा हुआ है, उसका जवाब मीर साहब ने, डॉक्टर जवेद अकरम साहब ने दिया है। बिल्कुल हेल्थ कार्ड बंद नहीं हो रहे, बिल्कुल किसी गरीब का इलाज बंद नहीं हो रहा। हाँ, मिसयूज़ उसको बंद किया, जो मिसयूज़ हो रही थी चीज़ उसको बंद किया, लेकिन उसके अलावा कोई चीज़ बंद नहीं कर रहे उसमें हेल्थ कार्ड में ऐसी चीज़ जिससे किसी को फ़र्क पड़ेगा। देखिए, आप अगर प्राइवेट में भी जाना है तो 70% देके प्राइवेट में भी जा सकते हैं। ये मैं हेल्थ सिर्फ उससे रिलेटेड कह रहा हूँ, हार्ट रिलेटेड। बाकी चीज़ों में कईयों में बिल्कुल फ्री भी चीज़ें, सिर्फ उसका उन्होंने डिवाइड किया चीज़ों को। वेलकम बैक। ईद की छुट्टियां खत्म, जिंदगी मामूल पर आ गई। वफाकी दारुल हुकूमत के दफातर खुल गए, बाजारों की रौनकें भी बहाल हो गई। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हरीम जदून से। आज बिल्कुल ईद उल अज़हा की आज जहाँ छुट्टियाँ हुई थी तो लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने, ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए अपने अपने घरों को रवाना हुए थे। तो जब ईद ख़त्म हुई, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हुई तो उसके बाद लोगों की वापसी का सिलसिला जो है वो कल से ही शुरू हो चुका था। और आज इस्लामाबाद में दफातर का छुट्टियों के बाद पहला दिन है। लेकिन अगर हम बात कर लें इस्लामाबाद के दफातर में मुलाजमीन की जो तादाद है वो अभी तक पूरी नहीं। लोग जो है वो उनकी वापसी का सिलसिला जो है वो अभी तक
जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट में, और यहाँ पे भी हमें लोग इस तरह से रश जो है वैसे होता है वो देखने में नज़र नहीं आ रहा। लोग जो हैं वो ज़्यादा तादाद में हमें दफातर के बाहर पहुँचते हुए नज़र नहीं आ रहे। ईद तो ख़त्म हो गई, लेकिन ईद के बाद अभी तक मुलाजमीन की छुट्टियाँ और उनकी ईद मनाने की जो खुशियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो सकी, और अभी तक लोगों की वापसी का सिलसिला जो है वो दफातर पे जारी है। जी, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 50% सार्फिन बिल देने के आदी। 50% सार्फिन के ज़िम्मे 30 अरब रुपए से ज़ायद के वाजिबात। कंपनी माली मुश्किलात का शिकार। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से मुतल्लिक दस्तावेजात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। इस दस्तावेजात के हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जीशान यूसुफ जई से। जीशान, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये पाकिस्तान के पावर सेक्टर के जितने डिस्कोज हैं उनमें से चंद एक है जो ठीक है, बाकी तमाम का यही मसला है। गुज़िश्ता दिनों दुनिया न्यूज़ ने एक पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हवाले से भी खबर चलाई थी, और अगर केस्को की बात की जाए तो केस्को का जो खसारा है वो उसके जो एसेट्स है उसकी जो कुल मालियत है उससे बढ़ गए हैं। सारिफिन बिल अदा नहीं करते, तकरीबन 50% लोग वहाँ पर बिल अदा नहीं करते। इसमें घरेलू सारिफिन भी है, इसमें कमर्शियल भी है, ज़रई भी है, और सरकारी इदारे भी इसमें शामिल है। अगर बात की जाए तो 6,90,000 तकरीबन ये सारिफिन है, जिनमें से 3,44,000 सारिफिन जो है वो बिजली का बिल अदा नहीं करते। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 61 अरब 64 करोड़ के बिल में से 30 अरब 44 करोड़ जो है वो अदा किया गया है, बाकी जो है ये नादहिंदा है और डिफ़ॉल्टर्स है। अगर बलूचिस्तान के घरेलू सारिफिन की बात की जाए तो 4 अरब जो है 45 करोड़ रुपए के घरेलू सारिफिन सिर्फ नादहिंदा है। ज़रई सारिफिन 12 अरब और सरकारी इदारे जो है वो तकरीबन 5 अरब रुपए के नादहिंदा है। कमर्शियल 3 अरब और सनती जो सारिफिन है वो 4 अरब रुपए के नादहिंदा है। और अगर बात की जाए कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के खसारे की तो 108 अरब रुपए के खसारे का सामना है। गुज़िश्ता 5 बरसों की अगर बात की जाए तो केस्को में 204 अरब रुपए का जो खसारा है। अब ये मजमूई तौर पर जो खसारा है ये कोयटा के इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जो एसेट्स हैं उनसे बढ़ गए हैं, और उनका एक ही हल है। तवानाई माहिरीन जब इसके मुतालिक बातचीत करते हैं तो वो एक ही हल इसका बताते हैं कि जितने भी डिस्कोज है इसको तो एक जानिब प्राइवेटाइज़ किया जाए, दूसरी जानिब मार्केट को ओपन किया जाए, ताकि वहाँ पर जो है मुकाबला हो और सस्ती तवानाई और एक सस्टेनेबल जो एनर्जी है, जो बिजली है, वो एक आम सारे को मिले। लेकिन अमल नहीं है। बहुत शुक्रिया, जीशान हमारे साथ मौजूद थे। और मुल्तान में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का आगाज़ हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के कारोबार ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर हैं और इनके माशी मसाइल में भी इजाफा हो गया है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा ज़ैनब गुरदेसी से। बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का आगाज़ हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गए हैं। कई घंटे बिजली गायब रहती है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनके मौशी मसाइल में भी इजाफा हो गया है। मैं इस टाइम मुल्तान के हुसैनागई बाज़ार में मौजूद हूँ और दुकानदार हैं, उनसे जानते हैं क्या मसाइल दरपेश हैं। हर 1.5-2 घंटे के बाद लाइट जा रही है, घंटे के लिए जा रही है बार बार। वैसे ही कारोबार है नहीं, गर्मी पहले भी बहुत है, और बाकी लोड शेडिंग की वजह से जो था कारोबार वो भी बिल्कुल जो है डाउन हो गया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कारोबारी ज़िंदगी ठप होकर रह गए हैं। बिजली का कोई शेड्यूल नहीं है, कई घंटे बिजली गायब रहती है, जिसकी वजह से उनके मौशी मसाइल बढ़ गए हैं। ग्राहक उनकी दुकानों में गर्मी की वजह से आते नहीं हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग को कंट्रोल किया जाए और उनको रिलीफ दिया जाए। जी, कराची में दूध फरोशों ने दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। शहर में दूध 230 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे एहसन चांडियों से। बिल्कुल, देखिए, कराची में दूध फरोशों की जानिब से कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। इससे कबल जो है वो कीमतें पर केजी दूध की जो थी वो 210 रुपये थी, अब 20 रुपये इजाफे के साथ 230 रुपये कराची भर में दूध की कीमतें जो है वो कर दी गई हैं। इससे कबल जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ जो है वो नोटिस लिया गया था, जिसके बाद डेयरी फार्मर एसोसिएशन के साथ उनके जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद दूध की कीमतों में वापसी कीमत कम कर दी गई थी। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि 20 रुपये मज़ीद इजाफा कर दिया गया है, और जो कमिश्नर कराची हैं उनकी जानिब से जो सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं वो 180 रुपये पर केजी है, लेकिन उसके बावजूद 210 रुपये जो है वो शहर भर में फ़रोख्त हो रहा था। लेकिन मज़ीद 20 रुपये इजाफे के साथ अब दूध की कीमतें बढ़ने के बाद 230 रुपये हो चुकी हैं। जी,
अभी अहम खबर यह है कि पंजाब भर की 118 मंडियों में 7,62,891 छोटे बड़े जानवर फरोख्त हुए। लाहौर डिवीजन की 4 मंडियों में 1,86,450 जानवर फरोख्त हुए, जबकि मुल्तान डिवीजन की 15 लाख मंडियों में 1,26,000 जानवर फरोख्त हुए हैं। गुजरांवाला की 5 मंडियों में सिर्फ 18,000 छोटे बड़े जानवर फरोख्त हुए हैं। लाहौर से इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा, पंजाब कैपिटल मार्केट ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। आज बिल्कुल ईद कुर्बान पर पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए तमाम कायम 118 मंडियों में जो है वो जानवर फरोख्त किए गए हैं और इस वजह से पंजाब कैटल मार्केट ने आदादो शुमार जारी कर दिए हैं। पंजाब कैटल मार्केट के ज़रिए इंतजाम 118 मवेशी मंडियां कायम की गई, जिसमें सुबह भर की 118 मंडियों में 7,62,891 छोटे बड़े जानवर फरोख्त हुए। लाहौर डिवीजन की 4 मंडियों में 1,86,450 जानवर फरोख्त हुए। इसी तरह मुल्तान डिवीजन की 15 मंडियों में 1,26,000, बहावलपुर डिवीजन की 19 मंडियों में 59,468 जानवर फरोख्त हुए। डीजी खान की 22 मंडियों में 1,03,000 छोटे बड़े जानवर फरोख्त हुए। इसी तरह साहिबाल में कायम 17 मंडियों में 78,974, फैसलाबाद की 15 मंडियों में 1,53,967, गुजरांवाला की 5 मंडियों में सिर्फ 18,000 छोटे बड़े जानवर फरोख्त हुए हैं। इसी तरह सरगोदा की 14 मंडियों में 36,180 जानवर सेल किए गए। रावलपिंडी की 7 मंडियों में 41,576 जानवरों की खरीदो फरोख्त हुई। सुबह भर की 118 मंडियों में मुकम्मल मजमूई तौर पर 7,62,891 छोटे बड़े जानवर फरोख्त हुए। जी ठीक है, इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।